हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये चैनल पहुँचे और वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसके नीचे कमेंट जरूर करें, अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ओके, तो चलिए आज हमारी क्लास जो है वो रहेगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक है लॉर्ड वेल्लेस्ली, जिसकी कि हम आगे जो हमारी क्लास होगी से नेक्स्ट, उसमें हम लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में, जो कि भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा, मतलब कि अंग्रेजों की तरफ से एक अध्यक्ष बनकर आया था, गवर्नर बनकर आया था भारत में 5-6 साल के लिए। तो इसने जो है कुछ काम किए, उसने ऐसी नीति अपनाई, उसकी ऐसी सोच थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में बताती हूँ इस क्लास में कि लॉर्ड वेल्लेस्ली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति, मतलब साम्राज्य का विस्तार करने वाला व्यक्ति था। तो ये अंग्रेजी कंपनी का विस्तार करने वाला व्यक्ति था। ब्रिटिश राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार करने में और उसको सुदृढ़, मतलब उसको मजबूत करने में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा। अब इसका टाइम पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, मतलब कि ये 7 साल जो है इस पद पर रहा। यहाँ पर नौकरी की इसने अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद ये इंग्लैंड वापस चला गया था। तो कई बार जो है आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली का टाइम पीरियड या उसका कार्यकाल क्या था भारत में गवर्नर जनरल के पद पर। तो याद रखिएगा 1798 से 1805 ईस्वी। यह जिस समय भारत आया उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, आर्थिक तरफ से भी कमज़ोर थी, मतलब पैसे की तरफ से कमज़ोर थी, और वैसे भी जो है भारत के राज्य पर उसका कंट्रोल कम हो रहा था। ये हम आगे देखते हैं कि लॉर्ड वेल्लेस्ली से पहले सर जॉन शोर भारत में गवर्नर जनरल था। कब से कब तक? 1793 से 1798। मतलब कि लॉर्ड वेल्लेस्ली से जस्ट पहले कौन था गवर्नर जनरल? सर जॉन शोर, 1793 से 1798। तो इसने जो है भारत में शासकों के साथ तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। तटस्थता और अहस्तक्षेप मतलब कि अहस्तक्षेप मतलब भारत के राजा जो है उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तटस्थता मतलब उस काम से अपने आप को अलग रखना कि मुझे इस काम से कोई मतलब नहीं है, या आपके भारतीय शासकों का आपसे मामला है, आप खुद ही निपटो। मतलब इसने जो है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया भारतीय राज्य जो थे उसमें, जो राजा थे उनके मामलों में या फिर उनके राज्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस हस्तक्षेप की नीति का कारण परिणाम क्या निकला कि जो देसी शासक थे, मतलब कि जो राज्य थे, उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली, जबकि कुछ अन्य जो थे वो अंग्रेजों के शत्रु बन गए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि जो सर जॉन शोर था, ये नरम स्वभाव का व्यक्ति था। इन्होंने जो है भारतीयों के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। तो इंटरफेयर नहीं किया तो भारतीय जो राज्य थे उनके शासकों को भी, मतलब ये मान लो आप, थोड़ी सी ढील मिल गई। तो उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया अंग्रेजों से, मतलब वो अंग्रेजों के प्रभाव को उन्होंने अपने आप पर से कम कर लिया। और जो बाकी अन्य जो थे कंपनियां, उन पर भी जो है भारतीयों का कंट्रोल नहीं ना, जैसे कि फ्रांसीसी, डच, उस समय पुर्तगाली थे, तो उन पर भी जो है इसका कंट्रोल अंग्रेजों का धीरे धीरे कम हो रहा था। किसके कारण? ये सर जॉन शोर ने जो नीति अपनाई हुई थी हस्तक्षेप, मतलब इंटरफेयर नहीं करना हमें किसी भी काम में, उसके कारण। हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। हैदराबाद का निज़ाम मतलब हैदराबाद का शासक। याद रखिएगा हैदराबाद का जो शासक था, उस शासक को हैदराबाद में क्या बोला जाता था? निज़ाम। जैसे कि दिल्ली के राजा को क्या बोला जाता था? सुल्तान। और मुगलों में जो है राजा को क्या बोला जाता था? बादशाह। तो वैसे ही हैदराबाद में जो है मुख्य जो राजा होता था उसको क्या बोला जाता था? निज़ाम।
तो हैदराबाद का निज़ाम जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। कारण क्या था? क्योंकि जो जॉन शोर था उसने मराठों के विरुद्ध निज़ाम की कोई सहायता नहीं की। कि मराठों ने आक्रमण किया था हैदराबाद के निज़ाम पर, तो उसमें जो है निज़ाम ने हेल्प मांगे थे अंग्रेज़ों से, लेकिन सर जॉन शोर ने जो उनकी हेल्प नहीं की, क्योंकि इसने जो है हस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी कि मुझे आपके मामलों से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी की कोई सहायता नहीं करूँगा। भारतीय मामलों में जो उसने मतलब दखल ही नहीं दिया, इंटरफेयर नहीं किया। तो जिस कारण जो है हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों से नाराज़ था। तो इस निज़ाम ने क्या किया? फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया, मतलब उनमें उनको अपने राज्य में शरण दी, उनके मामले में हस्तक्षेप की, उनके साथ जो है आना जाना इसने अच्छा रखा। और अनेक फ्रांसीसियों को इसने जो है अपनी सेना में भी भर्ती कर लिया। तो मतलब हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका झुकाव कहाँ हो गया? फ्रांसीसियों की तरफ, और अंग्रेज़ों की यह विरोध हो गया। पेशवा, होलकर, ये जो है मराठा के सभी राज्य हैं। होलकर, भोंसले, सिंधिया के नेतृत्व में मराठा भी जो थे वो अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बन गए, मतलब कि बार बार अंग्रेज़ों के लिए ये समस्याएं पैदा कर रहे थे। सिंधिया ने तो फ्रांसीसियों की सहायता से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, मतलब ये भी जो है फ्रांसीसियों की हेल्प से अंग्रेज़ों को तंग कर रहे थे मराठे भी। और सिंधिया ने जो है मुगल सम्राट को भी बंदी बना लिया। इसके अतिरिक्त जो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, वह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, क्योंकि मैसूर के शासक को जो है अंग्रेज़ों ने हराया था, उसका राज्य छीन लिया था। इस कारण जो है टीपू सुल्तान भी इनके खिलाफ था, और वह अंग्रेज़ों से अपनी हार का बदला लेने के लिए ज़ोर शोर से सैनिक तैयारी कर रहा था। उसको मौका मिल रहा था सैनिक तैयारी करने का, क्योंकि जो गवर्नर जनरल जॉन शोर था वह हस्तक्षेप की नीति अपना रहा था। उसको कोई मतलब नहीं था कि जो भारतीय राज्य है वहाँ के राजा क्या कर रहे हैं, किसके साथ उनका मैत्रीय संबंध है, किन के साथ उनकी दुश्मनी है, वो किस तरह अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे, इन सब से जो है उसने अपने आप को दूर रखा। इसलिए जो है भारतीय राज्यों को मौका मिल गया अपनी शक्ति बढ़ाने का। इसने भी अपनी सेना में जो है फ्रांसीसी रख लिए। कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, मतलब पैसे की जो सिस्टम था, पैसे का लेन देन जो था वो भी कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही थी अंग्रेजी कंपनी की भारत में। लॉर्ड वेल्जली इस प्रकार की परिस्थितियों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था, मतलब जब इसकी एंट्री हुई यहाँ पर, जब ये अधिकारी बनकर आया गवर्नर जनरल बनकर, तो इसमें जो इतनी सारी सिचुएशन इसके सामने थी, लेकिन यह जो है इस प्रकार की परिस्थितियों से भी घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। अपने साहस, अपनी चतुराई और अपनी कुशलता का परिचय देते हुए सभी समस्याओं पर इसने धीरे धीरे काबू पा लिया, मतलब 1-1.5 साल में जो इसने सारी समस्याओं को मिटा दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए सहायक संधि लागू की, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि क्या थी। इस सहायक संधि द्वारा भारत के अनेक देशी राज्यों पर, मतलब भारत के जो राज्य थे जैसे कि हैदराबाद, देशी राज्य मतलब भारत के राज्य, आप देशी राज्य भी बोल सकते हैं, आप भारत के राज्य भी बोल सकते हो सीधा। तो इन राज्यों में जैसे कि हैदराबाद हो गया, मैसूर, कर्नाटक, ये सारे जो राज्य थे, अवध, झांसी, इन सभी के बारे में बात हो रही है। इन पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। किसके कारण? सहायक संधि के कारण, कि इसने ऐसी नीति अपनाई, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई इसने कि देशी राज्यों पर ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता को दोबारा से स्थापित कर दिया, जो कि जॉन शोर के समय कमजोर पड़ गई थी। इसने 1799 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हरा दिया, किसने? लॉर्ड वेल्जली ने। और 1803 में इसने मराठों को युद्ध में हरा दिया बुरी तरह, और उनके अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसने तंजौर और सूरत के शासकों की पेंशन निश्चित करके उनके राज्यों को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, मतलब कि इसने भारत में आते ही भारत की स्थिति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को काफ़ी मजबूत कर दिया, और वापस से जो है अंग्रेजों की सर्वोच्चता को भारतीय राज्यों पर लागू कर दिया। तो ये उसने किस प्रकार किया, कौन सी इसने नीति अपनाई, कौन कौन सी इसने कार्य किए, जो अपनी इसने सहायक संधि अपनाई थी, ये क्या नीति थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके गुण कौन से थे, इसके अवगुण कौन से थे, इसके क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, इसके बारे में जो है हम सारी डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें सिर्फ जो है हमने
लॉर्ड वेल्जली को पढ़ा कि वो कब भारत आया, उसके सामने जब भारत आया तो क्या सिचुएशन थी कंपनी की, क्या कंडीशन थी, उसने किस तरह इस पर काबू पाया, उसने किस तरह जो है कौन सी नीति लागू की, इसके बारे में हमने एक छोटा सा जो है ओवरव्यू देख लिया है क्लास में। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को पढ़ेंगे कि सहायक संधि थी क्या। इससे जो आपको धीरे धीरे लॉर्ड वेल्जली के बारे में कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको बार बार बोलूँगी चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।